दोस्तों एक बार पुनः आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन, आभार। दोस्तों लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने लगी है। लोकसभा चुनाव का जो चुनाव प्रचार है वो रंग जमाने लगा है। अलग अलग सीटों पर जो उम्मीदवार हैं वो एक दूसरे पर तीखे तीखे शब्दों के बाण छोड़ने लगे हैं। हर उम्मीदवार अपने आप को बेहतर बताने का पूरा प्रयास कर रहा है और जनता सब आराम से मौन बैठ करके सुन रही। जनता अंदर ही अंदर ये तय कर पा रही है कि आखिर आने वाले मतदान के दिवस को किसे हमें हमारा प्रतिनिधित्व देना है। दोस्तों आज हम बात करेंगे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के साथ साथ एक और तीसरा जो सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं वो है रविंदर सिंह भाटी। जब से रविंदर सिंह भाटी ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और जब से उन्होंने नामांकन किया है उसके बाद में देश भर के मीडिया के लोग बाड़मेर और जैसलमेर में डेरा डाले हुए। वो रविंदर सिंह भाटी की जिस तरह से रैली हुई और जिस तरह से जन सैलाब रविंदर सिंह भाटी के पीछे उमड़ा और जिस तरह से रविंदर सिंह भाटी को लेकर के बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के लोग आपस में बात कर रहे हैं, अपने आप में बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के लिए एक रिसर्च का विषय बन चुका है कि आखिर एक 26 साल के युवा ने किस तरह इतने बड़े लोकसभा क्षेत्र जो दूर दूर ढाणियों में रेतीले टीलों में फैला है उन तक उसने अपनी पहचान और पहुंच कैसे बढ़ाई और कैसे पहुंचाई। अपने आप में बड़ी बात है कि आज हर जबान पर रविंदर सिंह भाटी का नाम है। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा सपना लेकर के देश भर में आगे बढ़ रही है। देश भर की बात करें तो वो 400 पार का लक्ष्य लेकर के इस बार चुनाव मैदान में कूद पड़ी है। वहीं राजस्थान जो पिछले 2 चुनाव में लगातार भाजपा के खाते में 25 की 25 सीटें डाल रहा था, तो भाजपा को भी लग रहा था कि शायद राजस्थान इस बार भी 25 की 25 सीटें डाल दे और शायद डाल भी देता। लेकिन रविंदर सिंह भाटी जैसे कुछ 2-3 युवा है, कुछ 2-3 नेता है जो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के सपने को बाधित कर सकते हैं। दोस्तों रविंदर सिंह भाटी अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए। लगातार उनके इंटरव्यू सामने आ रहे हैं। वो अपने विजन को लेकर के खुल करके बात करते हैं और वो सारी चीजों पर खुल करके बात करते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मैंने अभी अभी विधानसभा चुनाव लड़ा है, सारी जो संसाधन चाहिए होते हैं इतने बड़े लोकसभा चुनाव के लिए उसे मैं एफर्ट नहीं कर पा रहा था, फिर भी जनता का आदेश था और जनता ये कह रही थी कि आपको केवल आगे आना है, चुनाव हम लड़ेंगे। रविंदर सिंह भाटी का कहना है कि ये सारा जो तामझाम आप देख रहे हैं, सारा खर्चा देख रहे हैं, 200 गाड़ियों का जो काफिला आप देख रहे हैं, ये सब जनता अपने बलबूते पर करती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो हम नहीं बता सकते, लेकिन रविंदर सिंह भाटी का और वहां के लोगों का यही मानना है। दोस्तों यहाँ पर जो मुकाबला होने वाला है, जिस तरह की चीजें निकल करके आ रही हैं, जिस तरह के समीकरण बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं न कहीं कैलाश चौधरी के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए इस लोकसभा चुनाव की जो राह है वो काफी मुश्किल हो चली है। उम्मीदवार बेनीवाल का सीधा मुकाबला लोग कह रहे हैं कि रविंदर सिंह भाटी से। अब इन दोनों में से कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा, कौन जनता को रिझाने में, कौन जनता को अपनी ओर आकर्षित करने में कितना एफर्ट लगाता है, उस पर यह डिपेंड करेगा कि चुनाव कौन जीतेगा। आज की स्थिति को अगर हम देखें तो कैलाश चौधरी जो केंद्र में मंत्री हैं, बहुत सारी शिकायतें बाड़मेर और जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र के निवासियों की है कि कैलाश चौधरी एक मिलते बहुत कम है और बाड़मेर जैसलमेर की जो समस्या 2019 में थी वैसी की वैसी आज भी वो बनी हुई है। बहुत सारी शिकायतें कैलाश चौधरी को लेकर के यहाँ की जनता मीडिया के सामने करती है। वहीं उम्मीदवार बेनीवाल और रविंदर सिंह भाटी लोग दोनों को ही अच्छे नेता बताते हैं, सुलझे हुए नेता बताते हैं और बड़े दमदार नेता बताते हैं, क्योंकि उम्मीदवार बेनीवाल पिछले 2 विधानसभा चुनाव बड़ी नजदीकी मुकाबले में हरीश चौधरी से हारे हैं। दोनों ही चुनाव इन्होंने बायतू विधानसभा क्षेत्र से लड़े जो बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में आती है, जहां से हरीश चौधरी विधायक है। आरएलपी के टिकट पर चुनाव लड़ते थे बेनीवाल, लेकिन इस बार कुछ समीकरण इस प्रकार से बने कि उम्मीदवार बेनीवाल ने कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया और कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व है वो कहीं न कहीं एकजुट दिखाने का पूरा प्रयास कर रहा है। अगर हम बात करें अमीन खान की, अमीन खान सीमांत क्षेत्र में एक बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के। 1980 के बाद में शिव विधानसभा सीट से कांग्रेस पार्टी के लगातार वो प्रत्याशी रहे हैं और जैसे ही लोकसभा चुनाव आए, लोकसभा चुनाव के प्रचार का समय आया, अमीन खान मक्के की यात्रा पर निकल चले, हज करने निकल चले। अब इसके पीछे लोग अलग अलग कयास लगा रहे हैं कि अमीन
खान जो फतेह खान थे, जिन्होंने अमीन खान के सामने निर्दलीय चुनाव लड़ा, कांग्रेस पार्टी के वो भी नेता थे लेकिन बागी होकर के चुनाव लड़ा और दो निर्दलियों के बीच में, दो बागियों के बीच में मुकाबला रहा। और जैसे ही लोकसभा चुनाव नजदीक आए, कांग्रेस पार्टी ने फतेह खान को कांग्रेस पार्टी में वापस ले लिया। जैसे ही फतेह खान को कांग्रेस पार्टी ने वापस लिया, वैसे ही अमीन खान बड़े नाराज हो गए, क्योंकि अमीन खान भी फतेह खान पर कई प्रकार के आरोप लगा चुके हैं। कांग्रेस पार्टी अब अमीन खान ना होने की स्थिति में, जो अमीन खान के प्रशंसक हैं, जो अमीन खान के समर्थक हैं, उन्हें अपने साथ मिलापने में कामयाब होगी। वहीं जैसलमेर में जिस प्रकार से रूपाराम धंधे और फकीर परिवार के बीच में अपने आप को बड़ा बताने की जो जहदोजहद है, वो भी लगातार जारी है। जैसलमेर में फकीर परिवार मानता है कि कांग्रेस पार्टी में हमसे बड़ा कोई नेता नहीं, वहीं रूपाराम धंधे का परिवार मानता है कि हमसे बड़ा कोई कांग्रेस पार्टी में जैसलमेर में नेता नहीं। इन दोनों के बीच में सर्वोच्च नेता की जंग में क्या उमेदराम बेनीवाल को कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि जब से उमेदराम बेनीवाल ने नामांकन दाखिल किया है, जब से उमेदराम बेनीवाल प्रचार अभियान में जुटे हैं, रूपाराम धंधे लगातार उमेदराम बेनीवाल के साथ देखे जा रहे हैं। वो हर रैली में बड़ा जोशीला भाषण देते हैं। वहीं फकीर परिवार के सदस्यों को बहुत कम उमेदराम की रैलियों में देखने को मिला है। जो जैसलमेर के पूरे प्रधान हैं, पूरे प्रमुख रह चुके हैं, अब्दुल्ला फकीर कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता है, साले मोहम्मद के भाई हैं, वो भी हज की यात्रा पर हैं, वो भी उम्रा करने निकल पड़े, क्योंकि एक तो लोकसभा का चुनाव है, कांग्रेस पार्टी एक बड़े मुकाबले में वहां पर फंसी है। उसके बाद में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज नेता उम्रे पर निकल गए हैं, धार्मिक यात्रा पर निकल गए हैं, हज करने निकल गए हैं। और जिस प्रकार से रविंदर सिंह भाटी को लेकर के एक युवा वर्ग एकजुट होता दिख रहा है, वो कहीं न कहीं रविंदर सिंह भाटी को एक बड़ी लीड दिलवाने में कामयाब होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि सेम पैटर्न पर चुनाव हो रहा है। जिस पैटर्न पर विधानसभा का चुनाव रविंदर सिंह भाटी ने लड़ा, उसी पैटर्न पर रविंदर सिंह भाटी लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जिस प्रकार के डायलॉग्स, जिस प्रकार का मैनेजमेंट रविंदर सिंह भाटी ने विधानसभा चुनाव में किया, ठीक उसी तर्ज पर, क्योंकि वो एक सफल मैनेजमेंट था, ठीक उसी की तर्ज पर रविंदर सिंह भाटी लोकसभा के इस चुनाव को भी मैनेज कर रहे हैं, इस चुनाव प्रचार को भी मैनेज कर रहे हैं। रविंदर सिंह भाटी का प्रयास है कि बाड़मेर और जैसलमेर क्षेत्र के जितने भी पंचायतें हैं, जितने भी गांव हैं, उन सब में जाया जाए। दिन रात वो मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनका मानना है कि आने वाले 20 दिनों में वो बाड़मेर और जैसलमेर की पग पग जमीन को माप लेंगे। अब रविंदर सिंह भाटी इतने सफल होते हैं लोगों तक पहुंच बनाने में, क्योंकि बाड़मेर और जैसलमेर एक कोई छोटा इलाका नहीं है, बहुत बड़ा लंबा चौड़ा क्षेत्र, बहुत सारी समस्याओं का सामना भी आपको यहाँ तक पहुंचने में करना होता है, क्योंकि गर्मी का मौसम है, लगातार आंधियां वहां चलती हैं, सीमावर्ती क्षेत्र हैं, बड़े बड़े टीले हैं, थार का रेगिस्तान है, रोज नित्य नए स्थान बनाते हुए टीले हैं जो कभी आपके रास्ते रोक देते हैं, कभी सड़कें रोक देते हैं। तो बड़ी समस्या है वहां पर किसी भी उम्मीदवार को घर घर और गांव गांव पहुंचने के लिए। लेकिन दोस्तों एक बात तो कहनी पड़ेगी, रविंदर सिंह भाटी और उमेदराम बेनीवाल अपनी ओर से पूरी ताकत लगाए हुए हैं। उमेदराम बेनीवाल के साथ भी एक सहानुभूति का जो दौर है वो चल सकता है, क्योंकि उमेदराम बेनीवाल जितने चेहरे से भोले लगते हैं, उस प्रकार का लोग कहते हैं कि उनका नेचर भी है। वो बिना कोई फालतू की बातों में अपनी टांग नहीं फंसाते हैं, अपने काम से काम का मतलब रखते हैं, ना किसी पर अनर्गल किसी प्रकार की कोई टिप्पणी करते हैं। वो अपनी बात लोगों को बताते हैं, जिस प्रकार से रविंदर सिंह भाटी बता रहे होते हैं। कोई कोई नेता ऐसे होते हैं जो सामने वाले की कमियों पर अपनी पूरी सभा निकाल देते हैं, सामने वालों की कमियां गिनाने में पूरे चुनाव प्रचार को निकाल दिया जाता है। लेकिन कुछ नेता इस प्रकार के भी होते हैं कि सामने वाले की कमियां को कभी गिनाते नहीं, बल्कि अपना उनका क्या विजन है, उस क्षेत्र को लेकर के वो क्या करेंगे, उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। लेकिन जिन दोनों नेताओं के बीच में जो मुकाबला आटे का समझा जा रहा है, ये दोनों ही नेता अपना विजन भी बता रहे हैं, अपने बारे में भी बता रहे हैं और इशारों में एक दूसरे पर हमला भी कर रहे हैं। उलझे हुए नेता दोनों को माना जाता है। मुकाबला इस हद कांटेदार बन चुका है, इस हद तक नजदीकी हो चुका है, बिल्कुल भी अंदेशा नहीं लगाया जा रहा है कि कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा। बड़े बड़े जो राजनीति के धुरंधर विश्लेषण करने वाले लोग हैं, वो भी गफलत में हैं कि आखिर इस सीट पर क्या विश्लेषण किया जाए, इसके बारे में अपनी राह रखी जाए। फलोदी सट्टा बाजार तक भले ही मुकाबले को नजदीकी बता रहा है, भले ही मुकाबले को दिलचस्प बता रहा है, लेकिन नित्य रोज नए नए आंकड़े फलोदी सट्टा बाजार की ओर से निकल करके सामने आ रहे हैं। इसका मतलब है कि मुकाबला बड़ा मजेदार है, लेकिन कहीं न कहीं कैलाश चौधरी और भारतीय जनता पार्टी को मुकाबले में तीसरे नंबर पर रखा जा रहा है। लेकिन हम सबको याद रखना चाहिए कि चुनाव प्रचार में अभी भी 20 दिन का समय बाकी है और भारतीय जनता पार्टी के पास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा एक बहुत ही रहस्यमयी चेहरा है, चमत्कारिक चेहरा है, किसी भी रुझानों को रातों रात सेकंड के अंदर पलटने की उनमें काबिलियत है। और जिस प्रकार से बाड़मेर की सीट भाजपा को लग रहा है कि ये फंसी हुई है, तो इस प्रकार के कयास भी लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की एक बड़ी रैली बाड़मेर या जैसलमेर में प्रस्तावित की जा सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री का वहां उपयोग करती है, वहां इस्तेमाल करती है जहां कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का जो पलड़ा है वो कमजोर होता हुआ उन्हें दिखाई देता है। क्योंकि बाड़मेर और जैसलमेर की सीट के ऊपर प्रधानमंत्री के आने का मतलब है कि आसपास की 5 से 6 लोकसभा सीटें प्रभावित होगी। जोधपुर की जो लोकसभा सीट है उस पर भी करण सिंह उचियार्डा और गजेंद्र सिंह शेखावत के बीच में जो मुकाबला है वो भी जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे मुकाबला बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है, बड़ा नजदीकी होता जा रहा है। करण सिंह उचियार्डा अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं, उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और जोधपुर कांग्रेस के जो नेता है वो भी पूरी ताकत झोंक करके इस चुनाव मैदान में कूद पड़े हैं। तो कहीं न कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत की भी जो राह है वो थोड़ी कठिन होती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी का इन मारवाड़ के क्षेत्र में आने का मतलब यह है कि भाजपा के जो उम्मीदवार हैं उन्हें एक सजीवनी सी मिल जाएगी कि प्रधानमंत्री मोदी जहां भी जनसभाएं होती है वहां की जो भीड़ आती है, प्रधानमंत्री को सुनने के लिए जो हुजूम उमड़ता है वो अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है। भाजपा चाहेगी कि प्रधानमंत्री को इन नजदीकी मुकाबलों में जो सीटें बचती हुई दिखाई दे रही है या नजदीकी मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी उन सीटों को जीतती हुई दिखाई दे रही है, वहां पर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व के नेताओं को या स्टार प्रचारकों को ला करके जनता में एक जोश भरा जाए, भाजपा के कार्यकर्ताओं में एक जोश भरा जाए, जिससे कि भाजपा के पक्ष में और भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में माहौल बनाया जाए। जैसे जैसे चुनाव के प्रचार के दिन कम होते जाएंगे, मतदान के दिन नजदीक आते जाएंगे, वैसे वैसे चुनाव प्रचार है वो परवान चढ़ता जाएगा, जुबानी जो हमले हैं वो और तेज होते जाएंगे और तीखे होते जाएंगे, तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप के दौर चलेंगे। तो सारी स्थितियां जो भी होगी हम आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे, इसलिए आप हमारा साथ बनाए रखिएगा। और हाँ, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों, आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आभार। अपना व अपनों का ख्याल रखते हुए हमसे जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।